मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। नीलकंठ धाम पोईचा द्वारा अकाला गांव जिला अमरेली में आयोजित सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सब के प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय धर्म वल्लभ दास जी स्वामी नीलकंठ धाम पोईचा और भावी पीढ़ी के निर्माण में गुरुकुल संचालित कर रहे श्रद्धेय कैवल्य स्वरूप दास जी स्वामी और मेरे दाईं ओर बैठे हुए सभी आदरणीय संतगण, इस गांव के भामाशाह और इस गांव को इतना सुंदर स्वरूप देने में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। अक्सर लोग अपने गांव से निकलकर गांव को भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में भगवान राम के उन शब्दों को चरितार्थ किया है जिसमें उन्होंने कहा था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान है। उस बात को चरितार्थ करते हुए आदरणीय धनजी भाई राखोलिया और उनके प्रिय सुपुत्र हरिकृष्ण राखोलिया जी हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय नारायण भाई काछड़िया जी सांसद और सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि के अभियान को पूरे गुजरात में चला रहे और इसके संयोजक माननीय श्री प्रफुल्ल भाई सेंजलिया जी, भारतीय किसान संघ गुजरात प्रांत के अध्यक्ष माननीय श्री विठल भाई दुधात्रा जी, और इस पूरे आयोजन में जिन दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, धनजी भाई राखोलिया और राकेश भाई दुधात, जो रात दिन इस प्रदेश और भावी पीढ़ी के कल्याण और किसानों की समृद्धि की चिंता करते हैं, ऐसे भाई राकेश जी और हमारे जिला के डीएम महोदय और एसपी महोदय और मेरे बहुत ही अभिन्न और मेरे ओएसडी डॉक्टर राजेंद्र जी विद्यालंकार और मेरे भ्राता श्री राधा कृष्ण जी और विभिन्न गांव से आए हुए सभी खेडूत बंधुओं, और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। मैं अपनी सभी बहनों को, माताओं को, जो बराबर की संख्या में आज के इस खेडूत सम्मेलन में आई हैं, सभी माताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और इनके सशक्तिकरण से भारत देश जिस विकास के सोपान तय कर रहा है, इसके लिए मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। आदरणीय किसान बंधुओं, खेडूत भाइयों, सबसे पहले मैं नीलकंठ धाम पोईचा के संचालक श्रद्धेय स्वामी धर्म वल्लभ दास जी, जिनका अभी उद्बोधन भी हमने सुना है, जिनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है कि हम गुजरात में सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि के इस मिशन को जनमानस तक पहुंचाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
इसी के साथ मुझे खुशी है कि भाई श्री विट्ठल भाई दुधात्रा जी, जो भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष भी हैं, हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए, मैं हरियाणा प्रदेश का मूल निवासी हूं और हरियाणा प्रदेश में 10 साल तक मैं भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष भी रहा हूं। और मुझे जानकारी मिली है कि भारतीय किसान संघ का सदस्यता अभियान भी आज प्रारंभ किया जाना है। इस सदस्य में नंबर पहले पर मैं सदस्य बनने के लिए आया हूं, तो इसके साथ आप सब ने भी जुड़ना है। इस अभियान को, गुजरात की इस पावन धरती को जिन महापुरुषों ने पवित्र किया है, हमारे ये संत लोग बैठे हैं जो रात और दिन अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए हम सब लोगों की भलाई की चिंता करते हैं। इनका आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारे पूर्वत महापुरुष जो इस गुजरात की धरती ने सारी दुनिया को एक संदेश देने के लिए भेजे, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष इस देश ने, इस गुजरात की धरती ने पैदा किए हैं। और आज सारे विश्व में भारत की गौरव गरिमा का जो गुणानुवाद हो रहा है, सारी दुनिया में भारत की छाती चौड़ी हो रही है, सारी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है और इस देश का चहुमुखी विकास की जो बहुत बड़ी योजना लेकर रात दिन कार्यरत हैं, ऐसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इस गुजरात की धरती के सुपूत हैं। आओ आज हम मिल करके आत्मनिर्भर भारत को बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब भारत की कृषि आत्मनिर्भर होगी, भारत का किसान समृद्ध होगा, भारत का किसान आत्मनिर्भर होगा, तो राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। भाइयों और बहनों, मैं अकाला की इस धरती को नमन करता हूँ। पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से उन्होंने संकल्प किया कि नारायण स्वामी मत के जितने भी हमारे संस्थान हैं, वो सभी इस प्राकृतिक खेती के मिशन में रात और दिन लगा करके इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। पूज्य स्वामी जी जो अभी प्रवचन दे करके गए हैं, वो इंजीनियर हैं, इतने पढ़े लिखे साधु हैं और उन्होंने पूरा समय इस प्राकृतिक खेती के मिशन को बढ़ाने के लिए दिया। और जितने संत हमारे बीच में बैठे हैं, इन सब का आशीर्वाद है कि ये प्राकृतिक खेती हर किसान के घर तक पहुंचनी चाहिए, ये उनकी चिंता है। इसी के साथ मैं भारतीय किसान संघ के सभी आदरणीय खेडूत बंधुओं को भी आह्वान करूंगा कि ये हम सब का मिशन है। सबको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, सबकी इच्छा की धरती माता का स्वास्थ्य बचना चाहिए, सबकी इच्छा की पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, सबकी इच्छा है गौ माता का संवर्धन और संरक्षक होना चाहिए, सबकी इच्छा की खेडूत खुशहाल होना चाहिए। तो उसका एक ही रास्ता है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें, जहर मुक्त खेती, जहर वाली खेती को छोड़ने का संकल्प लें, तभी इस अभियान की ओर हम बढ़ेंगे। मैं पिछले दिनों नीलकंठ धाम में गया था। वहाँ पर प्रफुल्ल भाई सेंजलिया के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के जितने भी कन्वीनर हमने प्राकृतिक खेती के बनाए हैं, उनका एक कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में ही संकल्प लिया भाई धनजी भाई ने और अपने राकेश भाई ने कि हम इस मिशन को, इस प्राकृतिक अभियान को
धनजी भाई के गांव अकाला से पूरी मजबूती से प्रारंभ करेंगे। तो आज का दिन ये एक ऐतिहासिक दिन है जब हम पूरे गुजरात के हित चाहने वाले लोग आज इकट्ठा हुए हैं। और ये गांव नहीं दिखता। इस गांव में जब प्रवेश किया तो किसी बढ़िया शहर से कम सुविधाएं यहाँ नहीं है और चारों तरफ हरियाली है। और इन लोगों ने पानी के संरक्षण पर जितना काम किया है, आज वाटर लेवल ऊपर आ गया है। धनजी भाई और आप लोगों की टीम मिलकर सरकार के सहयोग से, माननीय सांसद साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, नारायण भाई काछड़िया जी, उनको भी मैं बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस गांव को गोद लिया और आज इस गांव का स्वरूप इस रूप में बदला है। इस प्रकार से यदि हम मिल करके काम करेंगे, एकता से जुड़ करके काम करेंगे और हम सब के मनों में सबकी भलाई की भावना होगी, तो फिर भगवान का आशीर्वाद मिलता है और हमारे लक्ष्य अपने आप पूर्ण होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं इस मिशन में जिन जिन भाइयों का योगदान रहा, जो अभियान से जुड़ रहे हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। आज मुझे अपार खुशी हुई कि जब राकेश भाई ने मुझे वो सूची दिखाई कि अकाला के 500 बीघा जमीन में आज ही इसी समय हमारे खेडूत भाइयों ने संकल्प लिया है कि हम इसी वर्ष इसी अगली फसल से 500 बीघा जमीन में प्राकृतिक खेती शुरू कर देंगे। और वो लिस्ट इन्होंने बना ली है, इसकी चिंता समाप्त हुई। अगली बात, जिन खेडूत भाइयों ने पिछले वर्ष से और पहले से सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि को आरंभ किया हुआ है, ऐसे अनेक खेडूत यहाँ पर स्टॉल लगा रहे हैं, अपने अपने उत्पादन लेकर के आए हुए हैं। और आप जितने खेडूत भाई बहन यहाँ आए हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे अनुभव लीजिए और उनसे पूछिए कि भाई प्राकृतिक खेती करने में आपको कोई घाटा तो नहीं हुआ, आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ। जब आपको कोई नुकसान नहीं हुआ और उनको लाभ हो रहा है, तो बाकी जितने खेडूत भाई बहन यहाँ बैठे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के जाओ और आप भी उस खेती को शुरू करो। आपकी जानकारी के लिए, पिछले लगभग 1.5 साल से प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हमारे कृषि मंत्री, कृषि विभाग के सब अधिकारी, आत्मा विभाग के सभी लोग, माननीय प्रफुल्ल भाई सेंजलिया जी और इनकी पूरी टीम के साथ हम मिल करके इस प्राकृतिक खेती के अभियान को शुरू किए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए, अभी जो खरीफ की फसल की गई है, उसमें 1,05,000 खेडूतों ने इस खेती को किया है पूरे प्रदेश में। और आपकी जानकारी के लिए मैंने सरकार को आग्रह किया, उनको मैंने एक स्कीम दी कि जो गुजरात का खेडूत प्राकृतिक खेती करेगा, उसके लिए देसी गाय का होना जरूरी है। देसी गाय के बिना ये खेती होगी नहीं। उसके लिए गिर गाय चाहिए, कांकरेज चाहिए, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय से काम नहीं बनेगा। तो मैंने निवेदन किया कि जो खेडूत प्राकृतिक खेती करने का संकल्प करता है और घर में देसी गाय पालता है, तो सरकार उसे 900 रुपया महीना गाय के भरण पोषण के लिए देगी। और हमने वो नियम बनाया नहीं, अपितु लागू कर दिया है। 1,05,000 गाय किसान के खूंटे पे जा चुकी है और हम किसानों को इस काम के लिए
22 दिसंबर तक 48 करोड़ रुपया बांट चुके हैं, दे चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए इस साल अभी बजट सत्र चल रहा है। मैंने फिर आग्रह किया कि इस प्रदेश के जितने खेडूत प्राकृतिक खेती करेंगे सबको हम 900 रुपया महीना देंगे, सबको 900 रुपया महीना देंगे। और जितना भी बजट होगा, अब 2 लाख खेडूत के लिए इस वर्ष हमने बजट रखा है। और आप जितने लोग बढ़ेंगे उसमें पैसे की कमी नहीं आने पाएगी। और मैं समझता हूं गुजरात की ये धरती, इसमें धनजी भाई जैसे भामाशाह बैठे हैं, राकेश दुधात जी जैसे लोग बैठे हैं, और बहुत बड़ी टीम है जिन लोगों ने इस पूरे क्षेत्र और गुजरात में काम किया है। आज का ये कार्यक्रम इन संतों के सौजन्य से, इनके इन्हीं दानी पुत्रों के माध्यम से इस अकाला गांव में शहर से भी ज्यादा सुविधाओं के साथ शुरू हो रहा है। तो यहां पर धन की कमी नहीं आएगी और हम इस प्रदेश के एक एक खेडूत को समृद्ध देखना चाहते हैं। इस पूरे भारत देश के लिए गुजरात का खेडूत एक आदर्श बन करके उभरे, उनको प्रेरणा देने वाला बने, हम ये चाहते हैं और मुझे विश्वास है ऐसा होगा। अब मैं थोड़ी सी जानकारी इस प्राकृतिक खेती की देना चाहता हूं। सभी खेडूत भाई और बहनों से निवेदन है कि इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने। मैं हरियाणा प्रदेश में रहता हूं, कुरुक्षेत्र की वो धरती जहां भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, जहां धर्म अधर्म की लड़ाई में धर्म की विजय हुई थी। मैं उसी कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूं और वहां हमारे 4 गुरुकुल चलते हैं। एक कुरुक्षेत्र के अंदर चलता है, एक कुरुक्षेत्र से जहां गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया, ज्योतिसर जगह उसका नाम है, वहां पर हमारा गुरुकुल चलता है। एक करनाल जिला में नीलोखेड़ी जगह, वहां पर एक गुरुकुल चलता है। और अंबाला जिला में एक केवल बेटियों का गुरुकुल चलता है, वहां बेटियों का। तो 4 गुरुकुल वहां चलते हैं। अब हमारे गुरुकुल में कुरुक्षेत्र में 200 एकड़ भूमि है, उसमें मैं रासायनिक खेती करता था, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड मैं भी डालता था। लेकिन मैंने अनुभव किया कि मेरे पास वहाँ 1500 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, छात्रालय में, और उन बच्चों को वही खाना मैं देता था, वही जहर वाला चारा गायों को खिलाता था। तो मेरे दिमाग में बात आई, जब हम खेत में स्प्रे करते हैं, हमारे मजदूर स्प्रे करते हुए बेहोश हो जाते हैं कई बार, और हम अपनी आंखों के सामने 4-4, 5-5 बैग यूरिया, डीएपी आलू में डालते हैं, धान चावल में डालते हैं, गेहूं में डालते हैं, सब्जियों में डालते हैं, और यही चीजें ये मासूम बच्चे खाएंगे तो ये कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। तो मैंने संकल्प लिया मैं इस खेती को नहीं करूंगा और मैंने ये सारी चीजें छोड़ दी। सुभाष पालेकर जी जो प्राकृतिक खेती के मिशन को देश में चलाते हैं, उनको मैंने अपने गुरुकुल में बुलाया। जैसे आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ऐसे मैंने 500 खेडूत को इकट्ठा किया और 5 दिन का मैंने कैंप लगाया। मैं खुद स्वयं उस कैंप में बैठा और मैंने उस सिस्टम को समझा। उसी समय मैंने जहर वाली खेती छोड़ दी और प्राकृतिक खेती को शुरू कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो चिंता लोगों में फैलाई जा रही है कि प्राकृतिक खेती करेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, हमें नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो लोग जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उनमें
3 साल तक उत्पादन घटेगा, उनका उत्पादन पूरा नहीं होगा जो ऑर्गेनिक जैविक खेती करते हैं। लेकिन जिस खेती की हम बात करते हैं, सेंजलिया जी बात करते हैं, इसका नाम है प्राकृतिक खेती। ये देसी गाय द्वारा होती है। इसमें पहले ही साल आपका उत्पादन उतना ही होगा जितना आप यूरिया डीएपी द्वारा करते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे साल में आपका उत्पादन यूरिया डीएपी से भी ज्यादा पैदा होना लग जाएगा। ये मेरे अपने खेत का अनुभव है, आप कतई चिंता ना करें। लेकिन शर्त एक है कि ईमानदारी से इस खेती के तरीके को समझना है। यदि आपने पूरे नियमों का पालन नहीं किया, आपने देसी गाय की जगह गोबर गोमूत्र भैंस का प्रयोग किया तो उत्पादन नहीं मिलेगा। यदि आपने भैंस की साथ साथ जर्सी हॉस्टन फ्रीजन गाय का गोबर गोमूत्र लिया तो भी उत्पादन नहीं मिलेगा। ये केवल और केवल आपने गिर गाय, कांकरेज गाय, देसी भारतीय नस्ल की गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, हरियाणवी, लाल सिंधी, इन गायों में यह गुणवत्ता है। मैंने लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट बिठा करके, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा रिसर्च करवाई है। देसी गाय के गोमूत्र में खनिजों का भंडार है और देसी गाय के गिर और कांकरेज गाय के गोबर में जीवाणुओं का भंडार है। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में, ध्यान करो मेरी बात की ओर, 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा जीवाणु है, 300 करोड़ से भी ज्यादा। और जो देसी गाय दूध नहीं देती, जिनको आपने सड़कों पे छोड़ दिया है, ऐसी गायों के गोबर को जब हमने लैब में टेस्ट करवाया तो उस गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ नहीं, 500 करोड़ तक जीवाणु हो जाते हैं। क्योंकि वो दूध न देने से उसकी जो एनर्जी, ताकत है, वो जीवाणुओं के निर्माण में लग जाती है। तो बिना दूध देने वाली गाय दूध देने वाली से भी ज्यादा गुणकारी है खेती करने के लिए। ये हमने लैब में टेस्ट करवाया है। उसका गोबर गोमूत्र गुणवत्ता बढ़ती है। और इससे हम क्या करते हैं, हम जीवामृत नाम का एक खाद तैयार करते हैं, एक घन जीवामृत नाम का खाद तैयार करते हैं। और इसके लिए आपको बहुत जल्दी दुधात जी से मैं निवेदन करूंगा, धनजी भाई से करूंगा कि मैंने एक पुस्तक लिखी है प्राकृतिक खेती पे, हम वो फ्री बांट रहे हैं। आप सबको भी वो मिल जाएगी। आप गुजराती में वो हमने अनुवाद कर दिया है। आप उस पुस्तक के किताब को पढ़ करके घर में ही अपना खाद तैयार कर सकते हैं। घर में ही बैठे आप पूरी खेती कर सकते हैं। और हम कैंप ट्रेनिंग अभियान भी चला रहे हैं। यहाँ पर जितने खेडूतों ने स्टॉल लगाया है उन सब को हमने ट्रेनिंग दिलवाई है। और ये ट्रेनिंग का अभियान और स्पीड से बढ़ेगा। अब इन संतों का आशीर्वाद हमें मिल गया है। किसान संघ के हमारे आदरणीय भाई लोग बैठे हैं। हम सब एक परिवार की तरह इस पूरे प्रदेश को जहर मुक्त बनाने की ओर बढ़ेंगे तो ये काम और सरल हो जाएगा। तो जीवामृत क्या है, इसको समझिए आप। इसको समझने की जरूरत है। बहुत सरल काम है। दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं इतना सस्ता और इतना कम समय में खाद तैयार करे। जीवामृत कैसे बनता है, आप अपने बाजार में जाओ, 200 लीटर का प्लास्टिक का कोई खाली ड्रम खरीद लो जो 400-500 हजार रुपए तक मिल जाता है। फिर वो कई वर्षों खराब नहीं होता। उसको आप जहां अपने पशु बांधते हो वहां पर छाए में रखो। उसमें लगभग 180 लीटर पानी भर दो और देसी गाय, गिर कांकरेज गाय
24 घंटे में, रात दिन में 8-7 किलो गोमूत्र देती है, इतना ही गोबर देती है। आपने गोमूत्र को कैसे इकट्ठा करना है, उसका एक तरीका है। आप जहां देसी गाय को बांधते हैं खूंटे से, उसके नीचे पक्का कर दो और उसमें लाइनिंग डाल दो ताकि उसके पैर फिसले ना, और उसमें एक ढाल बना करके उसके कोने पे एक पक्का सीमेंटेड बाल्टी की तरह गड्ढा बना दो। और आजकल प्लास्टिक के गद्दे मिलते हैं, गाय के नीचे गद्दा बिछा दो ताकि वो सुख से बैठे। आप और हम गद्दे पे सोए तो गाय नीचे क्यों रहे, वो हमारी माँ है तो उसका सम्मान है। जब वो पेशाब करेगी, गोमूत्र करेगी, तो वो गोमूत्र बह करके अपने आप उस गड्ढे में इकट्ठा हो जाएगा, आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गोबर ठोस है, वो तो आपको मिल जाएगा। तो वो जो प्लास्टिक का ड्रम है, आप 24 घंटे का, एक रात दिन का गोबर गोमूत्र उस ड्रम में डाल दो पानी में, एक चीज। दूसरा, उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़ और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन और बड़े पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी उसमें डाल दो। अब ध्यान करो, खेत की मिट्टी क्यों न डालें, पेड़ के नीचे की क्यों डालने को बताई? इसलिए बताई कि खेत की मिट्टी में यूरिया डीएपी इतना आपने डाल दिया कि उसके जीवाणु मर गए हैं, और पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी नहीं पड़ा, वहां जीवाणुओं का मिट्टी में भंडार है, इसलिए वो मिट्टी डालनी है। और फिर क्या करना है, लकड़ी का एक डंडा ले लो और उसको घड़ी की सुई की तरह 4 दिन सवेरे और शाम, सवेरे 5 मिनट, शाम 5 मिनट, उसको आपस में घोल दो, घुमाओ डंडे को। इससे क्या होगा, यह समझने वाली बात है। देखो, गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु हैं, तो गाय के 8-10 किलो गोबर में कितने जीवाणु होंगे, कोई गिनती है? बोलो भाई। मैं बच्चे पढ़ाता रहा हूं, मेरी क्लास में बोलना है, चुप नहीं बैठना, ठीक है? 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो 8-10 किलो गोबर में असंख्य जीवाणु होंगे। एक बात, उन जीवाणुओं को जब दाल का बेसन डालते हैं तो उसमें प्रोटीन होता है, उन जीवाणुओं को प्रोटीन खाने को मिलेगा तो वो बलवान बन जाएंगे। और गुड़ जो है उनको मल्टीप्लाई करेगा, बढ़ाने का काम करेगा, तो गुड़ मिलेगा तो उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। और मिट्टी में जो जीवाणु हैं और गोबर के जीवाणु मिल करके बहुत बड़ा जीवाणुओं का, असंख्य जीवाणुओं का भंडार बन जाएगा। अब ये 1 ड्रम खाद 4 दिन में तैयार हो जाएगा, 1 एकड़ के लिए। कितने के लिए? बोलो। 1 एकड़ के लिए तैयार होगा। जब आप खेत में पानी छोड़ते हैं तो जहां से पानी डलेगा वहां बूंद बूंद छोड़ दो, पूरे खेत में फैल जाएगा। ड्रिप सिस्टम से करना तो इसको कपड़े से छान के ड्रिप के द्वारा खेत में भेज दो, पूरे खेत में फैल जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये जामुन का काम करेगा। कैसे? जैसे 1 क्विंटल दूध में आप 1 चम्मच दही डाल दो तो पूरा दूध दही में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ऐसे ही जब 1 ड्रम 1 एकड़ में फैलेगा ये जीवामृत, तो पूरे खेत में जामुन का काम करेगा। असंख्य जीवाणु पैदा होंगे, और वो जो जीवाणु हैं आपके पौधे की जड़ में बैठकर पौधे के लिए भोजन तैयार करेंगे। उसके बाद यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, इसको समझो और उत्तर देना आपने मेरे को। आप ये बताओ, जंगल में जो पेड़ है उसको यूरिया कौन देता है, डीएपी कौन देता है?
कीटनाशक कौन डालता है, पानी कौन देता है, और जब फसल आती फल लदने की तो फल लद जाता कि नहीं। जो नियम जंगल में काम करता है वही नियम आपके खेत में काम करेगा। और वो कैसे करेगा, अब इसको समझो आप। ये जो जीवाणुओं का भंडार बना है, असली काम जीवाणुओं ने करना है। और इन जीवाणुओं को यूरिया, डीएपी, कीटनाशक मार देते हैं। भगवान ने किसान के खेत की खेती की उपज बढ़ाने के लिए बहुत जीवाणु दिए हैं, बहुत जीव दिए हैं। उनमें एक जीव का नाम है हलसिया। समझते हो हलसिया? केचुआ भी बोलते हैं उसको, अर्थवर्म बोलते हैं, हलसिया कहते हैं ना गुजराती में। अब समझना मेरे को, यह हलसिया किसान का सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा मित्र है। और यह हलसिया रात दिन 24 घंटा काम करता है। और ये कैसे काम करता है, ये धरती में यूं सीधा जाता है और जमीन को खोदते हुए दूसरे छेद से आता है। इससे जाएगा, दूसरे से आएगा, इससे जाएगा, दूसरे से आएगा। हलसिया जो छेद बनाता उसी से वापस नहीं आता, नया छेद बना के आता है। और धरती में 10 से 12 फीट तक छेद करता है। और 10 से 12 फीट तक धरती में नीचे जो खनिज हैं उनको खाता है, पेट से निकालता है, पौधे की जड़ में खाद बना करके देता है। जितने खादों की जरूरत पौधे को है वो सारे खादों का निर्माण हलसिया अपने पेट की मशीनरी से बना करके देता है। और सभी खेडूत भाई ध्यान से सुनो, मेरी बहनें भी सुने। एक हलसिया अपने जीवन काल में हजारों हलसिया पैदा करके मरता है, हजारों पैदा करके मरता। और जब ये छेद बनाता है तो ये अपने शरीर से एक वर्मी वॉश छोड़ता है जो उस छेद को लीपते हुए जाता, वो छेद खत्म नहीं होता जल्दी। और ऐसे ऐसे हलसिया जब हम प्राकृतिक खेती करेंगे, यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, आप कीटनाशक नहीं डालोगे, तो ये हलसिया कितना बढ़ेगा। 1 एकड़ में लगभग 7 लाख हलसिया पैदा होंगे, 7 लाख। और वो रात दिन ये काम करेंगे, रात दिन ये काम करेंगे, तो सारी धरती को मुलायम बना देंगे। उसमें असंख्य छिद्र करेंगे तो उन छेदों के द्वारा धरती में ऑक्सीजन जाएगी। जब ऑक्सीजन धरती को मिलेगी तो फर्टाइल उपजाऊ बन जाएगी। एक काम। नंबर 2, जब बारिश आएगी और बारिश का पानी खेत में पड़ेगा तो उस हलसिया ने जो लाखों छेद बनाए हैं, सारा पानी उन छेदों के द्वारा धरती मां के पेट में चला जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? सारा पानी धरती के पेट में जाएगा और वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। बाढ़ नहीं आएगी, अकाल भी नहीं पड़ेगा। बाढ़ क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब सारी धरती पे हलसिया होगा, प्राकृतिक खेती होगी, तो सारा पानी धरती के पेट में जाएगा, वो नदियों में जाकर बाढ़ नहीं आने देगा। और जब अकाल पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, फिर क्या होगा? तो धरती तपेगी, तो धरती के नीचे जो पानी है उसमें वाष्प बनेगी, भाप बनेगी। और ये जो छिद्र बनाए हैं, छेद बनाए हैं हलसिया ने, इन्हीं छिद्रों से वाष्प ऊपर आएगी और पौधे की जड़ की सिंचाई करेगी। अकाल में भी पौधा नहीं सूखेगा। यही नियम जंगल में काम करता है। जंगल में पानी कोई पौधे को नहीं देता, लेकिन पौधा नहीं सूखता, फलों से लद जाता है, किसी तत्व की कमी नहीं है। तो आप जब जंगल की तरह प्राकृतिक खेती की ओर आओगे तो आपके खेतों में सब नियम वही लागू होंगे जो जंगल में नियम लागू होते। इसलिए खेडूत भाइयों, अपने मन से विश्वास निकाल दो
कि आपका उत्पादन घटेगा, उत्पादन नहीं घटेगा। इस प्राकृतिक खेती से क्या होगा? अभी तो समय की कमी है। जब हम ट्रेनिंग देंगे तो आपको 4-5 दिन ट्रेनिंग देंगे, आप मास्टर बन जाओगे और खेती को ऐसे करोगे जैसे वो स्टॉल लगाने वाले खेडूत करते हैं। आप ईमानदारी से इस मिशन की ओर बढ़ो और इसका लाभ क्या होने वाला है? अभी कल मैं आया हूं, हमने एक नियम बनाया, बड़ोदरा में, सूरत में, अहमदाबाद में, भावनगर में, राजकोट में ऐसी मंडियां बना दी हैं जहां प्राकृतिक खेती करने वाले खेडूत अपने सारे उत्पादन को बाजार में ला करके खुले में बेचते हैं। उनको डबल कीमतें मिल रही हैं वहां पर। और अभी डीएम साहब से मेरी बात हुई, डीएम साहब ने यहां पर भी व्यवस्था अमरेली में कर दी है। जितने खेडूत इस प्राकृतिक खेती को करेंगे, आप सप्ताह में 1 दिन वहां जाएं और अपने उत्पाद को डबल कीमत पर बेचें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्पादन तो आपका घटे नहीं, लागत आपकी शून्य आ जाए और उत्पादन आपका डबल कीमत पर बिके तो किसान समृद्ध होगा कि नहीं होगा? ये रास्ता है जो आपने बनाना है, इस पर चलने की जरूरत है। आपको मैं अपना उदाहरण देता हूं। मेरे खेत में मैं जो गेहूं बेचता हूं वो बंसी गेहूं में 4,000 रुपये क्विंटल बेचता हूं। और मेरे खेत में मैं बाजार में बेचने नहीं जाता, मेरे को जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ अप्रैल में गेहूं की हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, और इस समय हमारे खाते में लोगों ने पैसे जमा कर दिए हैं। 2 महीने पहले पैसे जमा कर देते हैं। लोगों को खतरा है कि बाद में पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भावना लोगों के अंदर है। मेरे खेत में जो आलू पैदा हुआ है वो रासायनिक खेती करने वाले 5-5, 6-6 बैग यूरिया डीएपी का 1 एकड़ में डालते हैं, उस पे कीटनाशक डालते हैं। मैं एक बूंद भी यूरिया डीएपी नहीं डालता, एक बूंद भी पेस्टिसाइड नहीं डालता, और उनसे 1.25 गुना ज्यादा मेरा उत्पादन होता है और कीमत उनसे 1.5 गुना ज्यादा होती है। तो बताओ, लोगों की लाइन लगती खरीदने वालों की। मैं अपने खेत में मैंने क्रशर लगाया है, गन्ना पैदा करता हूं, वहां मैं गुड़ बनाता हूं, शक्कर बनाता हूं, देसी खांड बनाता हूं, राब बनाता हूं। लाइन में लग करके 100 रुपया किलो मेरा गुड़ बिकता है, 125 रुपया किलो मेरी शक्कर बिकती है, 135 रुपये किलो हमारी देसी खांड बिकती है। आप यदि उसी गन्ने को शुगर मिल में भेजते हैं तो 1 एकड़ में 1.25 लाख का गन्ना जाता है। और मैं जिस तरीके से बेचता हूं, इसमें मेरा गन्ना 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपए का जाता है। आप ये तरीका अपनाइए, अपने प्रोसेसिंग सिस्टम को डेवलप करिए और अपने उत्पाद को बाजार में लेकर के जाइए, और इससे कितना बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। अब इसको ध्यान से सुनना है। अब हम पाप कमा रहे हैं और प्राकृतिक खेती करेंगे तो पुण्य हमें मिलेगा। आज हमने सारे जीव जंतुओं को मार दिया, पक्षी मर गए, और ये हलसिया ये आपने सारा मार दिया। अब खेत में दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? मैं उदाहरण देता हूं। आप अपने खेत से पकड़कर एक हलसिया को लेकर के आओ और इस मंच पर, इस टेबल के ऊपर रखो, और उस हलसिया के ऊपर यूरिया डालो, डीएपी डालो। बताओ वो मरेगा या जिएगा? बोलिए, मर जाएगा कि नहीं? तो आप यही काम कर रहे हो कि नहीं? जो जहर वाली खेती कर रहे हैं, जो यूरिया डीएपी कीटनाशक पड़ेगा तो हलसिया मरेगा। और यहां आप हलसिया को लाओ और उसके ऊपर गाय का गोबर डाल दो, वो परिवार बढ़ाएगा या मरेगा? बोलिए, परिवार बढ़ाएगा। तो आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो हलसिया का परिवार बढ़ेगा,
वो आपका रात दिन का बिना पैसे का मजदूर है। मैं मजाक में कहता हूं, मनरेगा वाले मजदूर तो पैसा लेते हैं, मनरेगा वाले तो दिहाड़ी लेते हैं, लेकिन ये हलसिया रात दिन आपका काम करता है, कोई मजदूरी नहीं लेता, बिना पैसे का नौकर आपका है। तो आप इस प्राकृतिक खेती की ओर आओ। इससे बहुत जीव जंतु जो प्रकृति में परमात्मा ने बनाए हैं, वो सब आपकी मेरी मदद के लिए बनाए हैं। जब वो कीड़े मकोड़ों को स्वयं खाएंगे और आपके खेत में कोई बीमारी भी आती है, तो उसके लिए हम सूंठास्त्र बनाते हैं, नीमास्त्र बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, अनेक विकल्प हमने दिए हैं। उनका स्प्रे करेंगे तो बीमारियां भी नहीं आएंगी। उसमें जंगली घास खरपतवार आती है, हम फसल चक्र ऐसा बनाते हैं कि जंगली घास भी पैदा होना बंद हो जाती है। मेरे खेत में मैं कोई कीटनाशक नहीं डालता, कोई बीमारी नहीं आती। मेरे उत्पादन में कोई कमी नहीं है। मेरा उत्पादन बेचने में कोई मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है। आज इस कोरोना काल में लोग मर रहे हैं, सब इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं। इम्यूनिटी किससे बढ़ेगी? प्राकृतिक आहार से बढ़ेगी, यूरिया डीएपी से घटेगी। आज शहरी लोग आप खेडूतों की ओर नजर उठाए बैठे हैं। अब तक शहर के लोग फैमिली डॉक्टर की खोज करते थे, आज शहर के लोग फैमिली खेडूत की खोज कर रहे हैं। फैमिली खेडूत मिले जो हमारे परिवार के स्वास्थ्य को बचा सकें। आप सब खेडूतों से मेरा निवेदन है कि आप आज संकल्प लेकर के जाएं, इन संत लोगों के चरणों में बैठ करके, इनसे प्रेरणा लेकर के, जिनका मिशन केवल प्राणी मात्र की सेवा है, ऐसे संतों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। ऐसे दानी सज्जन लोग, भाई धनजी भाई जैसे लोग, राकेश भाई जैसे लोग और इस मिशन के लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। अब आपको चाहिए, और प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, और मैं तो निवेदन ये करता हूं कि आप इस अभियान को चलाएं। पूज्य स्वामी जी से मैं निवेदन कर चुका हूं, मेरी जब भी जहां भी खेडूत के लिए जहां भी जरूरत है, मैं वहीं पर आपको उपस्थित मिलूंगा, वहीं पर मैं आऊंगा और इस अभियान को हम चलाएंगे। इस अभियान से क्या लाभ होने वाला है, अंत में ध्यान से सुनिए आप। पर्यावरण इससे बच जाएगा। आज ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया बर्बाद होने जा रही है। यदि हमने पर्यावरण की रक्षा नहीं की तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, धरती विनाश की ओर बढ़ जाएगी, जीवन हमारा मुश्किल हो जाएगा। और ये जहर वाली खेती पर्यावरण को बिगाड़ने का काम करती है। जब आप खेत में कीटनाशक डालते हैं तो पूरे खेत में बदबू हो जाती है, कीटनाशक डालने वाले बेहोश हो जाते हैं, कितने खेडूत मर भी जाते हैं। जब हम खेत में उसको डालेंगे, जो हमारे अंदर जाएगा तो वो कैंसर पैदा करता है, डायबिटीज पैदा करता है, हार्ट अटैक, असाधारण रोग पैदा करता है। इससे बचना है तो प्राकृतिक खेती करनी होगी। तो इस खेती का पहला लाभ क्या है? पर्यावरण की से रक्षा होगी। नंबर 2, 60-70% पानी की खपत इसमें कम होगी, और प्रदेश में पानी की कमी है, इससे पानी भी बचेगा। नंबर 3, आपकी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी। आने वाली पीढ़ियों को आप उपजाऊ भूमि दे करके जाओगे। अब आप बंजर जमीन दे के जाओगे, ये पाप के भागी हम नहीं बनेंगे। 3 बात। नंबर 4, देसी गाय, जिसको हम गावो विश्वस्य मातर है, वेदों में कहा गाय विश्व की माता है। इतना उपकारी प्राणी, आज गाय बहुत दुखी है, और ये प्राकृतिक खेती केवल देसी गाय से हो सकती है। तो ये गाय हमारे घर में बंधेगी, हमारे बालक दूध पिएंगे, बलवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। गोबर गोमूत्र से खेती होगी
तो गाय की रक्षा अपने आप हो जाएगी। इसका ये लाभ है। पांचवा लाभ, जो लोग आपका उत्पादन खाएंगे उनको अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा, स्वस्थ होंगे, बलवान होंगे, निरोग होंगे। अरबों रुपया भारत सरकार का अस्पतालों पर खर्च हो रहा है, उससे मुक्ति मिलेगी। इस समय भारत सरकार 80,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष यूरिया पे सब्सिडी देती है। 80,000 करोड़ यदि खेडूत में वैसे ही बांट दिया जाए तो गरीबी दूर हो जाएगी। ये जहर खिला करके हमने लोगों को देने की क्या जरूरत पड़ी है, इससे मुक्ति मिलेगी। और खेडूत भाई, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं हमारे खेडूत की आय 2022 तक दोगुनी हो। उनकी ये चिंता है। मैं समझता हूं प्राकृतिक खेती करेंगे तो इससे किसान की आय भी दोगुना होगी। क्यों होगी? उसका कारण है कि प्राकृतिक खेती में खर्चा शून्य हो जाएगा। एक गाय से 30 एकड़ की खेती आप कर सकते हैं। अभी मैंने बताया ना, एक दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खाद तैयार हो जाता है, और 30 दिन के गोबर गोमूत्र से बोलो 30 दिन का 30 एकड़ का खाद तैयार हो जाता। एक देसी गाय 30 एकड़ तक की खेती कर सकती है। इतनी भगवान ने उसके गर्भ में, उसकी आंतों में इतनी बड़ी ताकत दी है। तो आओ हम संकल्प लें। आज का ये दिन, आज का हमारा अकाला गांव एक इतिहास लेकर के आया है। हम संकल्प लेकर के जाएंगे कि अमरेली जिला के जितने खेडूत हैं अब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे, लेकिन ईमानदारी से करना है। इसमें यदि आप कुछ करोगे, कुछ नहीं करोगे तो उत्पादन नहीं मिलेगा। आपने इसमें कुछ चीजें हैं, और वो क्या है? जीवामृत कैसे बनता है, घन जीवामृत कैसे बनता है, नीमास्त्र, सूठास्त्र, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र कैसे बनना है, इनकी ट्रेनिंग लेनी है। बीजामृत से बीज शोधन कैसे किया जाता है, वाष्पा कैसे तैयार होती है, आच्छादन कैसे किया जाता है, ये सब चीजें बहुत कठिन नहीं है। मैं 200 एकड़ में करता हूं तो 10-5 एकड़ वाले के लिए तो ये बहुत सरल काम है, और पूरे देश में एक अभियान चला है। मैं 4 साल हिमाचल का गवर्नर रहा। मैंने 1 लाख किसान वहां पर जोड़े जो प्राकृतिक खेती को इस समय कर रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। 1-1.25 लाख हमारे गुजरात में हो चुके हैं। अब इस साल हमने सबने मिल करके, इसमें प्रफुल्ल भाई सेंजलिया जी की पूरी टीम लगी हुई है। भारतीय किसान संघ के आदरणीय किसान साथियों से मैं निवेदन करूंगा, वो इस मिशन के साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे संत लोग जो आशीर्वाद दे चुके हैं ये लोग जुड़े हैं, गायत्री परिवार के लोग जुड़े हैं, आम खेडूत जुड़ रहा है, सरकार का पूरा सहयोग है। तो आओ हम मिल करके इस प्रदेश को, जो महापुरुषों की धरती है, संत महात्माओं की धरती है, इस राष्ट्र नायकों की धरती है, इसमें खेडूतों का भी एक संकल्प उजागर हो, और पूरे देश को, एक खेडूत को गुजरात की धरती से प्रेरणा मिले। जहर मुक्त खेती हो कैसे होती है, इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस मिशन के लिए, हाँ, वो अब समय का अभाव है। मेरे को प्रफुल्ल भाई सेंजलिया जी बोल रहे हैं कि आप अपने खेत का वो उदाहरण जरूर दें, बंजर धरती को भी ये पद्धति उपजाऊ कैसे बनाती है। तो मैं उसका भी उदाहरण आपको देता हूं। मेरे अपने खेत में जो 200 एकड़ गुरुकुल की धरती है, उसमें आधी जमीन में मैं प्राकृतिक खेती करता हूं, और आधी जमीन को मैं भाड़े पर दूसरे खेडूत को देता था। यह सत्य घटना सुनने वाली है। तो जो मैं खेडूतों को भाड़े पर देता था, उन्होंने फसल की पैदावार लेने के लिए यूरिया डीएपी
कीटनाशक डाल डाल करके मेरी उस जमीन को बंजर बना दिया। और 2-3 साल पहले वो मेरे पास आए, जो भाड़े पर जमीन लेते थे, कि जी अब हम आपकी जमीन भाड़े पे नहीं लेंगे। मैंने कहा क्या बात हो गई? कि जी इसमें कुछ नहीं पैदा होता, ये तो बंजर हो गई। मैंने कहा बिल्कुल इसी के साथ वाली मेरी जमीन सोना पैदा करती है, तुम्हारी बंजर कैसे हो गई? उन्होंने कहा जी देख लो, कुछ नहीं पैदा होता इसमें। तो मैंने उन्हीं के गांव के लोगों से पूछा कि भाई ये लोग कहते हैं इसमें बंजर हो गई, पैदा नहीं होता, ये ठीक कहते हैं या गलत है? तो उन खेडूत पड़ोसियों ने कहा जी ये ठीक बोल रहे हैं, ये इनको कुछ नहीं मिलता, ये खेती बंजर बर्बाद हो गई है। तो उन्होंने छोड़ दिया। मेरी चिंता बढ़ी, इतने बड़े खेत को कैसे ठीक करें? तो मैंने कृषि वैज्ञानिक बुलाए, और उनमें एक का नाम है डॉक्टर हरिओम, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के, और उनके एक दूसरे साथी को बुलाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस जमीन को बंजर बताते हैं, किसानों ने छोड़ दी है। तो उन्होंने कहा जी यूं नहीं पता लगेगा, मैं इस जमीन के सैंपल लूंगा, मिट्टी के लैब में भेजूंगा, रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा। तो उस साइंटिस्ट ने उस बंजर जमीन के सब पर एकड़ से 2 सैंपल लिए और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की लैब में भेज दी। वहां से रिपोर्ट आई 1 महीने के बाद, और उसमें आया कि इस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.4-0.5 है। अब मेरे को तो इस बात का पता नहीं है क्या होता है। मैंने साइंटिस्ट से पूछा जी इसका मतलब क्या है? कि जी ऑर्गेनिक कार्बन जिसका 0.45 होता वो जमीन बंजर होती है। ये खेडूत जो बोल रहे हैं ये ठीक बोल रहे हैं, जमीन बंजर है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तो उन साइंटिस्ट ने कागज पेन लेकर के एक लिस्ट बनाई, इसमें इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना जिंक, इतना पोटास, इतना फास्फोरस, पूरी लिस्ट बनाई, और कि ये डालो और इसके अवशेष जो होंगे वो इसमें जमीन में बहा दो ट्रैक्टर के साथ, और जैसे धीरे धीरे वर्षों में ये बंजर हुई है से धीरे धीरे उपजाऊ बनेगी। मैंने कहा ये तो बड़ा लंबा काम है कि जी और कोई तरीका नहीं, यही तरीका अपनाना पड़ेगा, ये साइंटिस्टों ने कहा। मैंने कहा मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं तो अपना प्राकृतिक जीवामृत, घन जीवामृत डाल करके खेती करूंगा। उस साइंटिस्ट ने मेरा मजाक किया, कहा कि आप साइंटिस्ट हैं या मैं हूं? मैं कहा मैं तो खेडूत हूं, साइंटिस्ट तो तुम हो, लेकिन जो लिस्ट तुमने बनाई है यही तो डाल के मैंने बंजर बनाई जमीन को, इसी से तो बंजर बनी, तुम फिर वही डलवाते हो। तो उन्होंने कहा मैं जो कहता हूं मानो, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम प्रयास करते हैं, अपना तरीका अपनाते हैं। आदरणीय खेडूत बंधुओं, मैंने साइंटिस्टों की बात नहीं मानी, और मैंने अप्रैल में उन्होंने जमीन छोड़ी 17 में, और मैंने जून में 15 जून में उसमें धान चावल की खेती लगवाई, और उसमें जीवामृत, घन जीवामृत जो बताया वही डलवाया। खेती लहला उठी, और वो साइंटिस्ट को मैंने बुलाया जब खेत में धान खड़ा था। उसने कहा जमीन तो ये वही है जिस मिट्टी को लेके गया था, लेकिन ये इतनी बढ़िया फसल कैसे हो गई? मैं कहे तो आपके सामने है, और हम इसमें केवल जीवामृत डालते हैं, घन जीवामृत नीचे दिया है, एक बूंद यूरिया डीएपी नहीं डाला। जब वो फसल तैयार हो गई 3 महीने के बाद, तो साइंटिस्ट ने कहा कि जब इसकी हार्वेस्टिंग करो, काटो, तो मेरे को बुलाना, मैं इसके वजन को तोलूंगा कितनी फसल हुई है। तो हमने उनको बुलाया। जब हमने फसल काटी तो उसमें 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ धान पैदा हुई, पहली बार में। वो साइंटिस्ट आश्चर्य करने लगा कि बंजर जमीन में ये कैसे संभव है।
और उसके बाद हमने उसमें गेहूं बीजा, दूसरी फसलें की। 1 साल के बाद उसने फिर उसी जमीन के सैंपल लिए, मिट्टी के सैंपल, और फिर लैब में भेजे। कुल 1 साल में दुनिया का कोई साइंटिस्ट नहीं मानेगा इस बात को, न मानते हैं, क्योंकि उनकी पद्धति में ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इस प्राकृतिक पद्धति में ऐसा हो गया। 1 साल के बाद, 1 साल से पहले जिसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.45 था, 1 साल के बाद उसी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.8, 0.9 पे आ गया, 0.8, 0.9 पे आ गया, यानी कि वो उपजाऊ जमीन हो गई। और 3 साल के अंदर अब की बार मेरी उसी खेत में, आप जानते कितना धान निकला? पहले साल तो 25 से 28 क्विंटल निकला था। अब की बार 33 क्विंटल प्रति एकड़ धान पैदा हुआ। 33 क्विंटल प्रति एकड़ धान पैदा हुआ। ऐसे ही दूसरे अनाज पैदा होते हैं। तो आप ये चिंता मत करो कि आपका उत्पादन घटेगा। उसका घटेगा जो ऑर्गेनिक करता है, जो जैविक खेती करता है। हमारी जो गौ आधारित पालेकर की विधि से खेती होगी, उसमें उत्पादन नहीं घटेगा, पानी की खपत कम होगी, पर्यावरण बचेगा, जमीन फर्टाइल हो जाएगी, खाने वालों को स्वास्थ्य मिलेगा और किसान आबाद होगा। आज के इस आयोजन के लिए पूज्य संतों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय धनजी भाई, उसके परिवार का, और राकेश भाई का, और उन सब का जिन्होंने इस कार्यक्रम में योगदान किया है, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ और सबके प्रति शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।